क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, आवारा मसीहा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी सदासुखलाल, विष्णु प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। ध्यान रखेंगे, आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का ख है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास, लाला श्रीनिवास दास, बाल कृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास की रचना है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का गा है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय, प्रेमचंद। तो इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है, और किसकी है मेरे प्यारे बच्चों? किशोरी लाल गोस्वामी की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार। तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्न में से किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, अज्ञेय की, नागार्जुन की। तो हरी घास पर क्षण भर ये रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय की। इसके बाद है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, रूप नारायण पांडे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञेय। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सुमित्रानंद पंत को प्राकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को वेदना की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, और आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, छायावाद के 4 स्तंभ। तो छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद छायावाद काल का काल निर्धारण कीजिए। सन 1919-1922 ईस्वी, 1938 से 1943, 1919 से 1938, 1943 से अब तक। तो छायावाद की जो समय सीमा है 1919 से 1938 ईस्वी तक है। तीसरा ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 का अंगा कामायनी रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, निराला की है, किसी की नहीं है। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कामायनी में 15 सर्ग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपको इसको हल करने की ट्रिक भी बताऊंगा। भूमि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। तो जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, भूमि दिख जाए, राष्ट्र
दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए तो आप समझ जाए राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। भूमि का निर्माण किसने किया है? तो आपने अभी पढ़ा था भूमि का निर्माण देवों ने किया है। ठीक है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? हमारा आवश्यक कर्तव्य भूमि के भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना है। फिर है पार्थिव निर्मूल शब्दों का अर्थ। पार्थिव का मतलब होता है भौतिक या धरती से संबंधित, निर्मूल का अर्थ होता है जड़ से रहित या बिना आधार के। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। ठीक है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या कैसे करना है आपको। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी धरती ही सभी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। राष्ट्रीयता का आधार पृथ्वी होती है। अगर राष्ट्रीयता भूमि से जुड़ी नहीं होती तो उसका कोई स्थायी आधार नहीं होता और वह टिकाऊ नहीं होती। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, फारसी, अरबी, विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़, भाषा शब्द दिख जाए और भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए कि ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है भाषा में विकसनशीलता किस स्तर पर शुरू होती है? तो भाषा में विकसनशीलता शब्दों के स्तर पर शुरू होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है नए शब्दों का गठन कैसे होता है? नए शब्दों का गठन अनजाने में और अनायास होता है, जिसमें हम कई विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं। अविकृत और ग्रहणीय शब्दों का अर्थ। अविकृत का मतलब होता है बिना किसी परिवर्तन या विकृत के, और ग्रहणीय का मतलब स्वीकार या स्वीकार करने योग्य। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है? भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है, इसकी करना है व्याख्या। तो चलिए कर लेते हैं व्याख्या। लेखक कहते हैं कि भाषा में नए शब्दों का विकास आवश्यक है, लेकिन ये शब्द केवल उधार के नहीं होने चाहिए। उधार के शब्दों को साहित्यिक दायरे में प्रयोग करने के लिए उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार शुद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। बैठी थी अचल तथाप असंख्य तरंगा। केकेयी अचल यानी स्थिर बैठी थी, लेकिन उसके मन में प्रश्नों के असंख्य तरंगे उठ रही थी। जो केकेयी कभी सिंघनी की बात हाहाकार मचा देती थी, आज वो गौमुखी गंगा के समान शांत बैठी है। कैकेयी कहती है कि हाँ, मैंने भरत को जन्म देकर भी नहीं समझ पाई। सब लोग सुने और तुमने भी अभी स्वयं यह मान लिया है, तो अब यह सच है। अगर ये बात सच है तो अब तुम, हे पुत्र, हे राम, तुम घर लौट चलो। मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, मैं तुम्हारी माता अपराधीन हूँ। तुम्हारी दुर्बलता क्या है? शपथ क्या है? दुर्बलता का विशेष चिन्ह है। पर हम अबला स्त्री के लिए और कौन सा रास्ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है कमेंट करके बताएंगे। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम कमेंट करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये संवाद हो रहा है राम और कैकेयी के बीच में। घर लौट चलने के लिए कौन किससे आग्रह कर रहा है? तो घर लौट चलने के लिए कैकेयी राम से आग्रह कर रही है। फिर गंगा के 2 पर्यायवाची लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, इसको भी देख लेते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। उदासी से परिपूर्ण एक दिन राधा अपने घर के आंगन में अकेली बैठी हुई थी। उसके दोनों नेत्रों से आंसू आ करके उसको आंखों को सजल बना रहे थे और पृथ्वी को भिगो रहे थे। ठीक है, इसी समय प्रातः वाली पवन खिड़कियों से फूलों के सुगंध को लेकर के धीरे से राधा के घर में प्रवेश करती है।
दुख को और अत्यधिक बढ़ता देख करके राधा दुखी हो जाती है। श्रीमती राधा धीरे स्वर में पवन से कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सताती है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। पवन दूत का है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर के कहा, हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? घर में दुखी होकर एक दिन अकेले कौन बैठा था? राधा। फूलों की सुगंध से युक्त होकर राधा के घर में किसने प्रवेश किया? तो फूलों की सुगंध से युक्त होकर के राधा के घर में किसने प्रवेश किया? पवन ने, हवा ने। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नंबर है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप भी तैयार करेंगे। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का सारांश लिखिए। 5 अंक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में है 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंक का है। अधिकतम शब्द सुविधा 80 शब्द है। ये जिला वाइज होता है, अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा है। प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ। यह भारत देश धन्य है, जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है और इसी भाषा को विरासत मानते हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? संस्कृत भाषा महत्तम से। फिर अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ते हैं। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपाया ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद नामक मछली को और पक्षियों ने स्वर्ण राजहंस को। उस स्वर्ण राजहंस की पुत्री हंस कुमारी अत्यंत सुंदर थी। वह उसे वर दिया कि वह अपने मन के अनुकूल पति को चुन ले। हंसराज ने उसे वर दे करके हिमालय प्रदेश के पक्षी समुदाय को एकत्र किया। तो ये जातक कथा से लिया गया है, उल्लूक जातकम से। इसके बाद नंबर है इसका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये लिया गया है दोनों सुभाषित रत्नांश से। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरी आदत में, सोने में और लड़ाई झगड़े में बीतता है। फिर अथवा करके दिया है, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना यह बोझा बनता है। जितना हम खर्च करते हैं नित्य उतना ही बढ़ता रहता है। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, 4 अंक का, जिसमें से 2 प्रश्न आपको करने रहेंगे। इसके बाद 10 का क ख ग है रस अलंकार छंद से, तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट रस अलंकार छंद का। फिर है 9 नंबर निबंध से, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। फिर 12 का पहला है, सज्जना का संधि विच्छेद होता है सत प्लस जना, और गाय का संधि विच्छेद होता है गय प्लस अका। इसके बाद है सैनम का संधि विच्छेद से प्लस अनम होता है। फिर है नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम में अव्ययभाव समास है, पीत कमलम में कर्मधारा है, नीलकंठ में बहुब्री है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, प्रार्थना पत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो पठत्या में पठ धातु है, कक्त्वा प्रत्यय है। दत्ता में दा धातु है, अक्त प्रत्यय है। और पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। पित्वा में पा धातु है, कक्त्वा प्रत्यय है। हंसनियम में अनियर प्रत्यय है, गुणवान में मतुप प्रत्यय है। इसके बाद नंबर है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। रामेश पादेन खंजा एनांग विकारा सूत्र से
तृतीय विभक्ति है। नमो भगवते वासुदेव, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। छात्राणाम कृष्णा पटु, इसमें षष्ठी विभक्ति है।